तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे यार। इसमें पिछले टर्न पे हमने बिना लॉग लिए जो अवकलन थे उनकी बात की थी, और कुछ और क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। जैसे ये है y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। तो इसका डी वाई डी एक्स होगा, सबका अलग अलग हो जाएगा, x की पावर x माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर साइन x। तो x घात x का उसी फॉर्मूले से डायरेक्ट होगा, x की पावर x और डी वाई डी एक्स होगा x लॉग x का, और 2 की पावर साइन x का ए घात x है, तो ए घात x का होता है ए घात x लॉग ए की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका log 2, और फिर साइन x का होगा तो cos x आएगा। इस तरह में भी हम लॉग लेंगे तो y इक्वल टू वाई मान लेंगे पहले, तो लॉग लेने पे आएगा log y इक्वल टू 2 log x प्लस 3, इनमें लॉग ही लेना है, और प्लस 3 log x प्लस 4 और प्लस 4 log x प्लस 5। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का 1/y डी वाई ओवर डी एक्स, और इसका 1/x, और x प्लस 3 का होगा तो एक ही आएगा, 1 प्लस 0 यानी 1 रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। x प्लस 4 और ये हो जाएगा 4/x प्लस 5। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी तो y इधर इंटू में आएगा, y की वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू y की यहाँ रख दी जाएगी, और ये एज इट इज रहेगा 3/x प्लस 4 और 4/x प्लस 5। ये भी हो गया था क्वेश्चन। ये 16 देख लीजिए। तो इसमें हमें f-1 निकालना है। f-1 का मतलब होगा, कुछ नोटेशन पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब y का करते हैं तो y का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। कभी कभी अगर f(x) दिया है तो उसका नोटेशन यही कहलाएगा f'(x), और कभी कभी y डैश भी लिख देंगे, ठीक है, और कभी कभी y1 भी। तो ये सारे नोटेशन इक्वल माने जाएंगे यहाँ, यानी y डैश का मतलब एक बार हुआ है, y1 मतलब ये भी एक बार डिफरेंस है, y1 शो करता है आपका डी वाई बाई डी एक्स को। इन सारे नोटेशन का यूज किया गया है। फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप डबल भी करेंगे, तो डबल में आपका जैसे डी वाई बाई डी एक्स का फिर से होगा तो ये आएगा, इसको कहा जाएगा f'(x) और ये होगा y', या इसी को कहेंगे y2। तो यहाँ पे हमें f'(1) निकालना है, पहले f'(x) निकाला जाएगा फिर 1। तो इसको हम डायरेक्ट भी उस तरह कर सकते हैं जो जनरलाइजेशन वाला फार्मूला है इनटू वाला, और लॉग लेके भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ 1 पे पूछा है इसलिए हम उसी चीज़ का यूज करते हैं। तो चलिए f'(x) हम पहले निकालते हैं, पहले का करेंगे बाकी एज इट इज, फिर दूसरे का करेंगे बाकी एज इट इज, उस तरीके से करते हैं। तो पहला है लॉग लेके भी होगा, पहले का 1 डी वाई डी एक्स कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेंगे। एज इट इज में 3 रहेंगे, तो ये मैं पहला, ये दूसरा, इसको तीसरा कह सकता हूँ। तो ये तीनों फलन रहेंगे यहाँ इनटू में, मैं उनको न लिख के शॉर्टकट में लिख देता हूँ। फिर प्लस दूसरे का होगा, और जब दूसरे का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 + x² का होगा, तो ये आएगा 2x, और बाकी 3 फलन फिर रहेंगे यहाँ। इसी तरह तीसरे का होगा, तो यहाँ पे हमें मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं इसमें ये ध्यान देना है कि जो बच रहा है हम x = 1 रखेंगे इसमें, तो ये तो एक हो जाएगा। जब 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये 1 की पावर 2 और 1 की पावर सब 1 1 रहेंगे, तो ये 8 आएगा। और तो इसको हम
वहाँ से जनरलाइज करके समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से। तो पहले वाले में जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका हुआ है, बाकी इसमें मिलेगा आपको 8, 2 2 2 आएगा 3 बार, प्लस दूसरे वाले में 2 होगा और बाकी से 8 मिलेगा, तीसरे वाले में 4 होगा, बाकी से 8 आएगा, चौथे में 5 आएगा और बाकी से 8 रहेगा। 4 के बाद है आपका 1 2 4 और ये है 8 इधर, तो इसको अब हम ऐड कर देंगे। तो 8 16 32 और 64, तो ये तीनों को हम ऐड कर देंगे अब। तो ये आपका होगा 70 120, 6 2 8 14 और 2 हाथ से लाएंगे तो 120, तो 120 आपका आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं अलग अलग, वो भी वैलिड है। इसको कह रहा है 3 प्रकार से करिए। ये एक फंक्शन दिया है और अवकलन को 3 प्रकार से आपको परफॉर्म करना है, गुणनफल का प्रयोग करके और गुणा करके एक पद में बदल लें वहाँ से और लॉग लेके, और तीनों से समान उत्तर आएगा, ये भी दिखाना है। चलिए पहले हम करते हैं गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो y मान लेते हैं इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये दो फंक्शन रहेंगे, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो इसका फर्स्ट सेकंड से जब करेंगे तो पहला एज इट इज रहेगा, दूसरे का कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 7, फिर दूसरा एज इट इज रहेगा और पहले का कर देंगे, पहले का होगा आपका 2x माइनस 5। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो जो आएगा वो वैल्यू लिख लेंगे। और दूसरे केस में हमें गुणा करके करना है, तो ये इसी के इक्वल आएगा आपका। दूसरे वाले तरीके में आपको इनका गुणा कर देना है। जब गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और इसका गुणा होगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इनका गुणा करके अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। पहले इसका होगा 9 टर्म आएंगे, फिर इसका होगा और फिर अलग अलग डिफ्रेंसिएशन। और तीसरे में कहा है लॉग लेंगे, तो जब लॉग लेंगे तो y मान लेंगे इसे, तो लॉग y इक्वल टू होगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y dy बाई dx, इसका होगा तो 1/x और फिर इसका होगा तो यह आएगा 2x माइनस 5 प्लस 1/x एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और फिर इसका होगा 3x स्क्वायर प्लस 7। तो ये इस तरह हो जाएगा और फिर हमें y की वैल्यू रख के कैलकुलेशन आगे भी करनी होगी। ये इसी का जनरलाइजेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले नियम का, एक एक का करते जाते हैं और प्लस लगाते हैं। अब आते हैं आगे पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन दिया है और डिफरेंशिएट करना है तो हम इसकी थोड़ा सा थ्योरी की बात करेंगे। यानी हमें फंक्शन दिया हो, आपको y इक्वल, दो फंक्शन दिए हो, y इक्वल टू एफ टी दिया हो और x इक्वल टू जी टी दिया हो, t के टर्म्स में दो फंक्शन हो, यानी y और x की वैल्यू अलग अलग दी हो, पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिया हो, परामिति रूप बोलते हैं इसको हिंदी में। परामिति रूप में या तो t होता है या थीटा होता है या t के पदों में। तो इसमें हमें dy बाई डी एक्स पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली पता रहेगा y पता रहेगा t के फंक्शन में और x पता रहेगा t के फंक्शन में। तो हम यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी टी और दूसरे वाले से निकालेंगे dx बाई डी टी, t के सापेक्ष करके फिर दोनों का भाग देंगे। कभी कभी t हटा के भी कर सकते हैं, वो भी बेटर है, दोनों फॉर्म इसकी पॉसिबल है। तो चलिए पहले हम सीधा लगाते हैं दोनों को। तो इसका t के रिस्पेक्ट में होगा तो x का t के सापेक्ष होगा dx बाई डी टी, 2a अचर है और यहाँ डी बाई डी टी होगा, हम t के सापेक्ष करेंगे यहाँ और इधर भी t के सापेक्ष करेंगे। तो 2a कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का होगा 2t, सॉरी इधर लिख देते हैं पहले टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का आगे हो जाएगा आपका 2t, तो 4at हो जाएगा। इसी तरह इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी टी होगा 4at क्यूब। अब हम ये दूसरी इक्वेशन है ये पहली, तो 2 में 1 से भाग दे देंगे, तो dy ओवर डी टी बटी dx ओवर डी टी, तो dy बाई डी टी है 4at क्यूब और ये है आपका 4at, तो ये पूरा आएगा आपका t स्क्वायर।
ये थीटा के टर्म्स में है, तो इसका थीटा के सापेक्ष करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष एक्स और वाई का करेंगे माइनस ए साइन थीटा। इसी तरह इसका होगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। अब दोनों से डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए बी बाई ए आ जाएगा, इन दोनों का भाग दे देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस बी साइन थीटा बटे माइनस ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बी बाई ए। ये टी के टर्म्स में है, तो इसका टी के सापेक्ष और इसका टी के सापेक्ष होगा डी एक्स बाई डी टी, और साइन टी का होता है कॉस टी। इसका टी डी वाई बाई डी टी होगा माइनस टू साइन टू टी, और टू टी का टू होगा तो मैंने पहले लिख दिया है। अब दोनों का हम भाग देंगे, डी वाई बाई डी टी में भाग देंगे डी एक्स बाई डी टी का, तो ये आपको मिलेगा टू साइन टू टी अपॉन कॉस टी। अब इसको भी तोड़ देंगे, टू साइन टी इंटू कॉस टी से, तो माइनस फोर साइन टी, और कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म में है, इसमें हम चाहें तो रिमूव करके भी करा सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके से बात कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें, इन दोनों का गुणा करेंगे तो x इंटू वाई आएगा 4t इंटू 4/t, और यहाँ से t कैंसिल होगा तो एक्स वाई बराबर 16। अब हम इसका x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, t हमने एलिमिनेट किया है, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब y एज इट इज x का 1 होगा, 16 का 0, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, ये x के टर्म्स में होगा। अब हम इसी को सीधे टी के रिस्पेक्ट में करके भाग दे के भी चेक करेंगे, वो भी एक फॉर्म होगी, तो ये दूसरा तरीका होगा, इसका टी के सापेक्ष और इसका भी टी के सापेक्ष, तो इसका होगा डी एक्स ओवर डी टी, और 4t का 4 होगा, टी का 1 हो जाएगा, और डी वाई बाई डी टी 1 अपॉन टी का होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये 2 हो जाएगी, ये 1, और दोनों को फिर भाग दे देंगे तो डी टी कैंसिल होगा, तो माइनस 4 बटे टी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आएगा माइनस 1 बटे टी स्क्वायर। अब माइनस 1 बटे टी स्क्वायर से हमें वैल्यू रखनी है इसकी, तो यहाँ से हम अगर एक्स वाई हटाएं और टी की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं एक्स वाई 4, तो दोनों के टर्म्स में लिखा जा सकता है, दो टी अलग अलग रख दें तो एक नया रिलेशन आ जाएगा, और ये भी ठीक है आपका। ये थीटा के टर्म्स में रहेंगे दोनों, और हम स्क्वायर करके इनको ऐड भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो चलिए थीटा के सापेक्ष इसका होगा डी एक्स ओवर डी थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टू साइन टू थीटा। इसी तरह डी वाई बाई डी थीटा होगा, ये होगा आपका कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। अब दो में एक का फिर भाग दे देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस ये कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, यही लिख सकते हैं। इसी तरह ये भी है, ये भी थीटा के रिस्पेक्ट में होंगे दोनों, तो पहले वाले का थीटा के रिस्पेक्ट में होगा डी एक्स वाई डी थीटा, ए अचर है और थीटा का थीटा के सापेक्ष 1, और इसका कॉस थीटा। इसी तरह डी वाई बाई डी थीटा होगा ए इंटू माइनस साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। इसी तरह डी एक्स बाई डी थीटा हुआ है आपका ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी और सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व भी कर लेते हैं इसे। तो ये सॉल्व करने के लिए हम दोनों का भाग दे देंगे, फिर यहाँ डी थीटा कैंसिल होगा और दोनों का भाग देने से डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, वो आएगा माइनस ए साइन थीटा बटे ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 हटाएंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा को भी हाफ में तोड़ दीजिए। इसी तरह यहाँ से 1 हटाइए, 1 1 2 से 2 है, तो ये पूरा आएगा माइनस का कॉट थीटा बाई 2।
और θ/2 मिल जाएगा। ये भी प्रॉब्लम अच्छी है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको कर देता हूँ। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा होगी। तो dx/dt और dy/dt दोनों का करना है, तो दोनों की कैलकुलेशन लगभग एक सी है, दोनों को हमें t के सापेक्ष करना है। तो चलिए एक करता हूँ पहले मैं dx/dt। तो अब मैं आंसर से करूँगा इसे। तो हर गुणा हर है आपका ये गुणांश का अवकलन, तो 3sin² t इंटू कॉस टी माइनस अंश गुणा हर का 1/2 अंडर रूट कॉस 2t और इसका होगा -2sin 2t और बटे में होगा हर स्क्वायर। तो हर स्क्वायर का मतलब रूट हट जाएगा, कॉस 2t भर आएगा। अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। ये 2 से 2 आप काट सकते हैं और एलसीएम लेंगे। कॉस 2t नीचे आएगा एक और इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2t 3sin² t कॉस t और कॉस 2t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा आपका sin QT। इसको भी अभी फिलहाल यही रहने दें, sin 2t और अपॉन में हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। अब हमें कॉमन लेना है दोनों को। कॉमन क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी हम तोड़ लेंगे 2sin t इंटू कॉस टी में। तो हमें कॉमन दिखेगा 2sin² t इंटू कॉस टी, sin² t इंटू कॉस टी बचा है। तो 3 बचेगा, ये 3 cos 2t। cos 2t को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin² t। इसी तरह इधर बचेगा 2 sin² t, cos t कॉमन हो जाएगा और अपॉन में वही रहेगा। तो आगे लिखता हूँ, तो dx/dt की वैल्यू आपको मिलेगी sin² t cos t और अपॉन में तो है आपका cos 2t की पावर 3/2 और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 6 sin² t प्लस 2 sin² t। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, सॉरी यहाँ से एक sin t को हम अंदर भेज रहे हैं, यहाँ से एक sin t का हम अंदर गुणा कर रहे हैं, ये माइनस के 4 बचेंगे। तो ये आएगा आपका sin t cos t, अंदर आएगा 3 sin t और 4 sin QT, अपॉन में तो वही चलेगा। अब ये sin 3θ का सूत्र है, तो sin t cos t बटे cos 2t की पावर क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हैं और ये बचेगा आपका sin 3t। इसी तरह दूसरा आएगा cos 3t, दूसरी की वैल्यू cos 3t रहेगी, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन ऐसे ही होगी इसकी। तो dy/dt आएगा sin t cos t बटे अंडर रूट cos 2t का होल क्यूब और इधर बनेगा cos 3t। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये और ये टर्म कट जाएंगे, tan 3t आ जाएगा। इसी तरह ये भी है, यहाँ dy/dt कितना होगा a cos t, और ये थोड़ा सा सॉल्व होगा तो इसको हम सॉल्व करके कैलकुलेशन। तो इसका जब dx/dt होगा, ये एजिट है जो cos t का माइनस sin t और log x के हिसाब से ये पूरा x है, तो 1/x। फिर x का होगा तो sec² t/2, फिर t/2 का होगा तो 1/2। अब इसी को सॉल्व करते हैं आगे, तो साइन कॉस में बदल लेंगे इसे।
इसे भी हाफ में बदल लीजिए। cos t/2 और 1/2, ये 2 भी बचेगा और इसको साइन कॉस में बदलते हैं। एक cos t/2 ऊपर जाएगा तो ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा आपका ये, इसको नीचे ले आएंगे काटने के बाद। तो ये आपका sin t हो गया और ये भी sin t। ये फाइनल आया आपका माइनस sin t प्लस 1/sin t। तो ये पूरा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ए कॉस स्क्वायर टी बटी साइन टी। अब दोनों का डिवाइड कर देंगे, ए कॉस टी और इसमें ये भाग दे देंगे तो tan t बन जाएगा। इसको भी सीधा सीधा थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी एक्स बाई डी थीटा होगा ए सेक थीटा tan थीटा और डी वाई बाई डी थीटा होगा बी सेक स्क्वायर थीटा। अब हम दोनों का 2 में 1 का भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा सीधे डी वाई बाई डी एक्स, डी थीटा कैंसिल होगा तो बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू tan थीटा। थीटा रिमूव करके भी कर सकते थे इसको पैरामीट्रिक से। इस तरह की हो गई है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इस तरह सोच के चलेंगे तो कुछ आसानी रहेगी। आपको x दिया है t के टर्म्स में ये और y दिया है t के टर्म्स में ये, और जो प्रूव करना है इसमें आपका कहीं भी t नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है हमें t को एलिमिनेट करके अगर हम करें तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि y और x में आंसर आ रहा है तो हम t को एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते हैं जो 2 इक्वेशन के बिन। तो मैं इनका गुणा अगर करता हूँ तो ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टी है तो टी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए जब गुणा होगा तो एक्स वाई, ये रूट ए इंटू रूट बी कह सकते हैं तो ये आएगा रूट ए बी। जब दोनों का गुणा होगा तो आधार समान है, गुणा हो जाएगा तो घातें जुड़ जाएंगी। इसका मान π/2 होता है, ये घात π/2, पूरे पे घात है अंडर रूट। ये पूरा अचर कहलाएगा, ये पूरा ये क्या है अचर, एक्स वाई यहाँ कुछ भी नहीं है 9/2 में। अब हम इसका 2 फलन से कर देंगे तो x y का होगा dy बाई डी एक्स और y एज इट इज x का 1 और इसका 0 होगा तो dy बाई डी एक्स मिलेगा माइनस वाई अपॉन एक्स। इसमें हम इसके पहले को थ्योरी बताना चाहेंगे। तो ये आप जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन चाहे वह जितने घात का हो, किसी भी घात का कोई बहुपद फलन हो किसी भी घात का, जैसे 1 डिग्री का बहुपद लीनियर फंक्शन होता है ax प्लस बी, 2 डिग्री का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरह कितनी भी डिग्री का हो a0 x घात n, हम इन जनरल बात कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल हो, ये हमेशा कोई भी बहुपद हो, हमेशा ये r पर सतत और अवकलनीय होता है। x बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यूअस होता है और अवकलनीय भी होता है। और जनरली प्रॉब्लम इस तरह के सवाल में ना बन के प्रॉब्लम बनती है जो फंक्शन पीस वाइज दिए जाते हैं, वहीं पर फलन के डिसकंटिन्यूअस होने का खतरा रहता है। ये तो जनरल थ्योरम्स हैं। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। इसी तरह इसमें 2 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा और इसमें हमें कंटिन्यूटी निकालनी है तो ये 1 डिग्री का है तो ये कहाँ कंटिन्यूअस होगा, आर पर, ये हर जगह होगा।
और ये वाला आपका x बिलोंग्स टू 5 पर छोड़कर, यानी 5 x बिलोंग्स टू कह सकते हैं r-5, 5 को छोड़कर हर जगह ये कंटिन्यूस होगा। और ये आपका -5 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, यानी -5 छोड़कर r पर ये क्या होगा कंटिन्यूस, और ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। क्योंकि x-5 भर की अगर हम बात करें तो ये लीनियर है, ये कंटिन्यूस होता है। और एक जनरल थ्योरम होती है कि यदि f(x) सतत है तो mod f(x) भी सतत होगा, कितने में भी x में हम बात करें तो mod f(x) भी हमेशा सतत होगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x-5 सतत था तो mod x-5 भी सतत होगा। ये n पावर वाला है। इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकाल लें। तो अब हमें जो सवाल है ज़्यादातर उसमें आपको फंक्शन पीस वाइज दिया जाएगा, पीस वाइज वाले में आपको अलग अलग निकालना होता है, अलग अलग जहाँ पे भी फलन चेंज हो रहा है वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होने का खतरा वहीं होता है। ये एक थ्योरम और है x घात n वाली, तो हम इसमें हम कहीं पे भी किसी भी इंटीजर पे लेट x बिलोंग्स टू k और k आपका कोई इंटीजर है पॉजिटिव, तो कहीं भी हम k पे निकालेंगे इसकी लिमिट तो बराबर ही होगी, क्योंकि फलन चेंज नहीं हो रहा है। तो k पर इसकी वैल्यू आएगी हमेशा k की पावर n। तो इसका मतलब है ये हमेशा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों यही रहेंगी, यही फंक्शन की वैल्यू रहेगी, यानी यही एफ के होगा। तो ये वी आर पर होगा, यानी हम कुछ वैल्यू लें, अगर एन की वैल्यू 1 लें तो ये भी होता है, एन की वैल्यू 2 लें तो ये x² हो जाएगा। यहाँ पे x² आपका 2 पर होगा, x घात k पर होगा। तो इस तरह जनरलाइज कर सकते हैं। f(x) बराबर x³ है तो x बराबर 3 पर होगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि x बराबर n पर कंटिन्यूअस होता है। इसमें आपको फंक्शन पीस वाइज दिया है, मैं ग्राफ भी इनके बना सकता हूँ इजीली। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। कुछ पर्टिकुलर लाइन होती हैं, उनको आप फिर से देख लें। y बराबर x लाइन ऐसे होती है, ओरिजिन से जाती है, और y बराबर 5 लाइन है अगर, तो y बराबर 5 लाइन यहाँ से 5 दूरी पर x अक्ष से पहले इस तरह होती है। x बराबर 5 होता तो x बराबर 5 इस तरह होगी, ये y एक्सेस होगा। तो मैं इसका ग्राफ ही बना लेता हूँ। तो चलिए फंक्शन को जरा ऑब्जर्व करते हैं। ये एक्सेस हो गई। अब हमें यहाँ पे ग्राफ इस फंक्शन का बनाना है। ये ओरिजिन हो गया और x इक्वल टू 0, 1, 2 पर चेक करना है। तो जब x इक्वल टू 1 ले लीजिए, क्योंकि 1 पर फंक्शन चेंज हो रहा है। तो 1 से ज़्यादा के लिए y बराबर 5 है, तो y बराबर 5 ये जो दिया है, y बराबर 5 को हम 5 डिस्टेंस इतना मान लेते हैं। तो ये हो गई y बराबर 5, और एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू इसकी है 1, क्योंकि 1 इक्वल इसमें दिया है, तो 1 पर वैल्यू होगी 1। और y बराबर x से 1 से छोटे के लिए, तो y बराबर x लाइन जो होती है वो इस तरह होगी, यहाँ डॉट रहेगा और यहाँ पे एरो लगा देंगे, क्योंकि 5 पर 1 पर वैल्यू 5 नहीं है, 1 पर वैल्यू है 1। तो ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, x इक्वल टू 1 पर, 1 पर डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी हर जगह कंटिन्यूस होगा। वैसे भी आप देख सकते थे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या था 1, यानी 1 से बड़े या 1 से छोटे पे ही खतरा था, बाकी तो यहाँ 1 और 2 पर तो श्योर होगा। 2 यहाँ कहीं होगा जहाँ लगातार है फंक्शन, और 0 ये होगा, 0 पे भी कंटिन्यूस है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी 1 पे निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर मैंने निकाल ली, राइट हैंड लिमिट का मतलब जहाँ पे भी निकालना है 1 पर,
तो एक से ज़्यादा के लिए फलन है 5, तो यहाँ तो x भी नहीं रखना पड़ेगा, लिमिट 5 ही आएगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक से कम बात होगी, एक से कम के लिए फलन दिया है आपको x, लेकिन रखते एक ही हैं तो ये लिमिट 1 आएगी, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं हुआ है। अब हमें यहाँ पर टू पे चेक करना है, तो x इक्वल टू 2 पर RHL होगी 2 से ज़्यादा के लिए, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है 2x माइनस 3, तो ये होगा आपका x इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ, तो 4 माइनस 3 यानी 1। अब निकालेंगे 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2x प्लस 3, तो 4 और 3 7, तो ये एक लिमिट 1 है, एक 7 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 7 होगी, यानी f2 की वैल्यू भी 7 होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये सतत नहीं होगा, x बराबर 2 पर सतत नहीं, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही हो, बाकी हर जगह होगा। चलिए इसको देखते हैं। -3 से छोटे के लिए ये है फंक्शन, -3 से बड़े के लिए ये है, तो हमें यहाँ पर दो जगह चेक करना है, -3 पर और x बराबर +3 पर। तो -3 पर RHL लिमिट निकालेंगे 3 से ज़्यादा, -3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन ये, तो मैं सीधे अब लिखता हूँ, ये वाला है -3 से ज़्यादा के लिए, इसमें हम x बराबर -3 रखेंगे, तो ये लिमिट आएगी +6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो -3 से कम के लिए फंक्शन ये, तो इसमें भी रखेंगे आप -3, तो ये भी आएगा +6, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या होगी 6। तो ये तो क्लियर है कि x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस होगा, -3 पर x बराबर -3 पर सतत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है। अब हम देखते हैं इसका +3 पर, तो +3 पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो 3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है ये, तो x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 20 आ जाएगा, 18 और 2 20। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे -1 3 माइनस पर, और 3 से कम के लिए फंक्शन है आपका -2x। अब यहाँ पे आप रखेंगे 3, तो ये आएगा -6, तो यहाँ कंटिन्यूअस नहीं, यानी 3 पर सतत नहीं है और -3 पर सतत था। और इसका ग्राफ भी बनाना चाहें रफ स्केच, तो देखिए ये पॉइंट हो गया मान लीजिए 3, ये -3, तो -3 से 3 के लिए y बराबर -2x था, ये लाइन हो गई, और ये 6 है और mod x प्लस 3 होता है, -3 से छोटे के लिए, 3 से बड़े के लिए 6x प्लस 2 है, एग्जैक्ट 3 पर होगा 20। इस तरह, तो ये 3 पर डिसकंटिन्यूअस होगा।